12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। केंद्रीय गृह मंत्री की जनसभा का एक वीडियो जो एडिटेड वीडियो है, डीप फेक वीडियो है, वो वायरल हो रहा है और इसी मामले में अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सतीश बंसोला और आरबी बारिया, ये इन दोनों लोगों के नाम हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, पहले जो है वो ये खबर आई थी कि जिग्नेश मेवाणी के पिता को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मैं ये खबर सही कर दूं, अब जो तस्वीर साफ हो रही है, दरअसल ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं इनमें पीए बताया जा रहा है जिग्नेश मेवाणी का। अहमदाबाद से 2 लोग गिरफ्तार किए गए, सतीश बंसोला, आरबी बारिया। जिग्नेश मेवाणी के परिवार का कोई शख्स नहीं है जिसे गिरफ्तार किया गया है। आज सुबह ही आपको बता दें, अमित शाह ने असम गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी तरफ से बताया गया था फेक वीडियो की जांच की जाएगी, इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। बाकायदा अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने जो उनका ओरिजिनल वीडियो था, जो सही वीडियो था वो भी, और जो नकली वीडियो, फेक वीडियो था वो भी, दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। देखिए, जिस डीप फेक वीडियो पर इतनी धरपकड़ हो रही है, इसकी वजह यह है कि इस वीडियो से छेड़छाड़ करके आरक्षण खत्म करने की बात कह दी गई है। अमित शाह के बयान से छेड़छाड़ करके ऐसा किया गया है। डीप फेक वीडियो के बाद राहुल गांधी सरकार पर हमलावर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में कई बार इसको लेकर सफाई भी दी है कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, संविधान में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। सुनिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। 5 साल में भी 2019 से 2024 आज भी मोदी के पास जितने वोट चाहिए है, लेकिन ये रास्ता हमें मंजूर नहीं है। बीजेपी के, आरएसएस के लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए और हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस संविधान की रक्षा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है। सारे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया। इमरजेंसी डालने के लिए, लोकसभा का टर्म एक्सटेंड करने के लिए, संविधान बदल करने में नहीं किया। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग धारा 370 को समाप्त करने में किया। तो राम मंदिर के निर्माण में भी हमारी सरकार ने पूरी अनुकूल जमीन तैयार करने में अपनी भूमिका की। तो देखिए किस तरीके से राजनीति जो है वो इस डीप फेक वीडियो के बाद कहीं ना कहीं संविधान, आरक्षण, इन्हीं के इर्द गिर्द सिमटती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए सवाल हम ये लेकर आए हैं, इलेक्शन का अगला चरण आरक्षण पर ही होगा चुनावी रण, इसी को लेकर चर्चा करेंगे जल्दी से। प्रदीप जी, आपकी प्रतिक्रिया सर। नहीं, देखिए, संविधान की रक्षा की करने की बात अगर कांग्रेस पार्टी करती है तो उस पर थोड़ा लोगों को विश्वास करना मुश्किल होता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि ऐसा वो कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 16 साल सरकार अब रह चुकी है, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी की, 10 साल नरेंद्र मोदी की। और 2019 के चुनाव का जो नतीजा था उसमें एनडीए को 353 सीटें मिली थी। 362 सीटों की ज़रूरत होती है 2/3 बहुमत के लिए, और उसके पास जो है बीजू जनता दल और वाईआरसीपी 2 पार्टियां थी जो हर मौके पर उसका समर्थन करती थी। ठीक है। तो अगर 2/3 बहुमत के जरिए कुछ बदलना होता तो बीजेपी के लिए पिछले 5 साल में बहुत आसान था
केवल आप उनकी नियत पर एक शक, एक आशंका पैदा कर सकते हैं। लेकिन सर जो बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल ये दलील जो है वो अमित शाह की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई कि साहब 14-19 तो बहुमत तो हमारे पास तब भी था। लेकिन सवाल मेरा राकेश शुक्ला जी ये है कि साहब चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में जो नैरेटिव है वो बहुत मायने रखता है। यहाँ पर जिस तरीके से आरक्षण को लेकर सफाई कहा जाएगा इसको कि बड़ी बड़ी रैलियों में बीजेपी के नेताओं की तरफ से दी गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक उनकी तरफ से की जा रही है, तो क्या यहाँ पर बीजेपी को लग रहा है कि ये नैरेटिव उसके अगेंस्ट जा सकता है? और क्या कांग्रेस यहाँ पर ये आरक्षण संविधान खतरे में वाला नैरेटिव बना पाने में कुछ कामयाब होती हुई नजर आ रही है? देखिए, विपक्ष की तरफ से दो इशू उठाए गए। एक तो जातिगत जनगणना का मुद्दा बड़ी प्रभावी तरीके से उन्होंने उठाया और दूसरा संविधान बदल देगी भाजपा की सरकार। ये दो मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाया गया। इस समय संचार माध्यमों में सोशल मीडिया का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की तरफ से कर्नाटक और तेलंगाना का उदाहरण देते हुए कि अल्पसंख्यकों को जो आरक्षण दिया गया वो ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण में कटौती कर दी गई है। जिस तरीके से उन्होंने इसको प्रेजेंट किया उससे विपक्षी गठबंधन को ये लगा कि हम जो नैरेटिव बना रहे थे वो नैरेटिव कहीं हमारे खिलाफ ही ना खड़ा हो जाए। इसलिए आप देखिए कि उन्होंने एक डीप फेक वीडियो तैयार किया और उस डीप फेक वीडियो में जो लोग पकड़े गए हैं वो ये जता रहे हैं कि इस तरह के नैरेटिव में किस हद तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जा रही है। विजय जी, आपने जैसे कहा कि इलेक्शन में नैरेटिव जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है और सही बात है। अब जैसे डीप फेक वीडियो भी आ गया, सब सफाई हो रही है, लेकिन वो एक मैसेज कम्युनिकेट हो जाता है। अब उस मैसेज को क्या आप हटा सकते हैं? लोगों के दिमाग में एक बार ये बात आ जाए, और बहुत सेंसिटिव मामला है, वो केवल वोट के हिसाब से मैं नहीं देखता, सोसाइटी में भी उससे एक बड़ा अलग तरीके का माहौल बनता है, नाराज़गी होती है, तो उसको संभालना, एक तो डीप फेक वीडियो को लेकर या इस तरह से एडिटेड वीडियो से बड़ा नुकसान होता है। और नैरेटिव बनाने की कोशिश बार बार हो रही है, जैसे जातिगत जनगणना को लेकर हुई, उसका भी बीजेपी एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाई। मतलब वो नैरेटिव का मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा जवाब भारतीय जनता पार्टी दे पाई हो। और अब जैसे ये संविधान की बात हुई, प्रदीप जी ने भी बात की, अमित शाह भी बात कर रहे थे कि हमारे पास बहुमत था, यदि बदलना होगा, नंबर होगा तो, लेकिन आप माहौल क्या बना रहे हैं, नैरेटिव क्या बना रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है। और अपोजिशन बार बार ये बात करके, खासतौर से जब 400 पार की बात आई तो उसने एक ये अलग तरीके का माहौल बना, क्योंकि उसका कोई और जवाब नहीं था, तो उन्होंने कहा कि संविधान बदला जा सकता है, इसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसके बैकग्राउंड में एक लाइन मैं जोड़ना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की वाजपेयी सरकार ने जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन बनाया था, ठीक है, फॉर्मर CJI के अध्यक्षता में, तो वो एक बैकग्राउंड उस शक को आगे बढ़ाने में मदद करता है। हालांकि वो काम हुआ नहीं, रिपोर्ट आ गई, लेकिन सरकार ने उस पर कोई काम आगे नहीं किया। तो एक बैकग्राउंड टर्म में ही आ गई थी वो रिपोर्ट। हाँ, तो लेकिन उस पर वाजपेयी सरकार ने कोई काम नहीं किया और उसको नहीं बढ़ाया, तो वो शक के लिए एक स्पेस देता है। हालांकि प्रधानमंत्री बार बार ये बात कह चुके हैं, लेकिन जो नैरेटिव बनने लगता है, हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन में कोई इससे बहुत बड़ा नैरेटिव बन जाएगा और उनका जो वोट मिलना होगा, सीट मिलना। यहाँ पर विपक्ष की रणनीति यही नजर आ रही है कि वो जो बीजेपी का अग्रेशन था 400 पार वाला, विपक्ष को नेस्तो नाबूद कर देने वाला, विपक्ष ने उसकी काट के तौर पर कि अगर ये 400 पार ले आए, ये 400 पार मांगी इस मंशा से रहे कि अगर आ गए तो फिर संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। बिल्कुल यही नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है और आपने बिल्कुल सही इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। और इसके साथ जो संविधान बदल देंगे के पीछे आरक्षण और जो कहें कि भारत में जो कहें सेक्युलरिज्म है, इन दो चीज़ों पे जब भी कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां कहती हैं, इन दोनों चीज़ों की बात करती है। आरक्षण बदल देंगे, इसके पीछे एक तो जो विजय जी ने कहा वो आधार बनता है, दूसरा आधार ये भी बनता है कि संघ, इससे पिछले बिहार चुनाव में भी हमने देखा कि उनकी तरफ से संघ के अंदर कहीं ना कहीं ये बात आती रहती है कि वो आरक्षण की व्यवस्था का हिमायती नहीं है। उसका मानना है कि सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, कोई भी जाति और धर्म के हों, वो जाति के आधार पे जो भेदभाव है उसको दूर करने की बात करता रहा, आरक्षण के खिलाफ है। तो ये दो आधार बनते हैं जिनकी वजह से विपक्ष की बात को लोगों में कुछ स्वीकार्यता मिलती है। लेकिन संविधान बदल देंगे, संविधान तो बदलने के लिए ही बना है ना। एक तरफ जब विपक्ष कहता है संविधान बदल देंगे, तो संविधान तो 100 बार से ज्यादा बदला जा चुका है। ये कोई ऐसी किताब थोड़ी लिखी गई थी कि जिसपे आप कभी चर्चा ही नहीं कर सकते, जिसे बदल ही नहीं सकते। दूसरी तरफ जब भाजपा के लोग कहते हैं कि बाबा साहब भी नहीं बदल, आज जो लाइन जिस तरह से कहा वो ठीक कहा है कि बाबा साहब भी आरक्षण नहीं हटा सकते, लेकिन इससे पहले कहा जा रहा था कि बाबा साहब भी संविधान नहीं बदल सकते। 100 बार से ज्यादा तो बदला जा चुका भारत का संविधान, और संवैधानिक संशोधन होते ही इसीलिए है कि संविधान के जो प्रावधान है उनको बदला जाए। आपने जो दो बातें कही है ना, उसी से तस्वीर पूरी साफ हो रही है। मतलब एक तरफ जो कहा जा रहा है कि साहब इन्हें 400 पार अगर मिल गया,
तो फिर ये संविधान बदल देंगे। और दूसरी बात, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि साहब संविधान तो अगर बाबा साहेब चाहें तो वो भी नहीं बदल सकते, जबकि हम सब जानते हैं कि किस तरीके से जब से संविधान बना है उसमें कितने संशोधन हुए हैं, बदलाव हुए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब चुनावी माहौल में, सर जल्दी से ब्रेक लेना है जी। महत्वपूर्ण बात है, संविधान संशोधन और संविधान को बदलना दो अलग अलग चीजें। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो सारी चीजों में होते हैं, संविधान बदलने की जब बात करते हैं तो वो बात होती है कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर उसको नहीं बदले, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर रोक लगा रखे। तो बेसिक स्ट्रक्चर बदलना अलग चीज है, संविधान में संशोधन, इन दोनों चीजों को एक साथ नहीं जोड़कर नहीं देखना चाहिए। और शायद वही जो फॉल्ट लाइन है उसी को लेकर यहाँ पर इस चुनावी माहौल में पूरा एक नैरेटिव बनाने और उस नैरेटिव का काउंटर करने की कोशिश नेताओं की तरफ से देखी जा रही है। देखिए, मैं आपको बड़ी खबर बताने जा रही हूँ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की नेता है मारिया खान, वोट जिहाद की अपील कर रही है। समाजवादी पार्टी की नेता मारिया खान बोली, वोट के लिए जिहाद करें। इतना ही नहीं, वो मुसलमान जो बीजेपी के समर्थन में हैं, उनको लेकर भी मारिया खान के बोल बिगड़े और उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसे मुसलमानों का हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। सुनाते हैं आपको। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। अब बताइए, चुनाव हो रहा है और वोट जिहाद की बात की जा रही है, क्या ये राजनीति में धर्म को घसीटना नहीं माना जाएगा? इन तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो बयान आया है समाजवादी पार्टी की नेता का, इस पर प्रतिक्रिया जो है वो बीजेपी की तरफ से आई है। क्या कह रहे हैं राकेश त्रिपाठी, सुनाते हैं आपको। फर्रुखाबाद में कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद के परिजन आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं जो भाजपा के पक्ष में जाएंगे। ये पूरी तरह से ध्रुवीकरण है। आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बौखलाहट में है। वो जान रही है कि बड़ी संख्या में आज सभी समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो इस बौखलाहट में आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनाव में पराजित करके सही मायने में मजा चखाना चाहिए, जो समाज को हर तरह से बांटने की कोशिश करते रहते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते कि कैसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा सके। इंडिया गठबंधन को जवाब तो देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ धर्मनिरपेक्षता का झंडा बुलंद करने की आप बात करते हैं और जब चुनाव होता है तो वोट जिहाद आप ही के नेता ये शब्द गढ़कर ले आते हैं। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। सीधे आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धाराशिव में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। आज कांग्रेस के लोग, इंडी अगाड़ी के लोग किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, आज जरा मैं इनका कच्चा चिट्ठा भी खोलना चाहता हूं। ये हमारे सोयाबीन किसानों से कहूंगा, जरा सोयाबीन के किसान मेरी बात ध्यान से सुने। 2014 से पहले 10 सालों में सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए का दलहन तिलहन कांग्रेस सरकार ने खरीदा, जबकि बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने कितनी खरीद की? हमने करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए दलहन तिलहन किसानों को एमएसपी के रूप में पहुंचाए हैं। यानी एनडीए ने दलहन तिलहन के किसानों को कांग्रेस के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पैसा दिया है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है। ये तो अभी ट्रेलर है। अब मोदी का मिशन देश को दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने का है। आपको पता है ना,
दाल और तेल खरीदने के लिए हर साल हमारा देश हजारों करोड़ रुपए विदेश भेजते हैं। मोदी ने ठान लिया है कि वो पैसा विदेश नहीं जाएगा, मेरे किसान की जेब में जाएगा। और इसलिए हम भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। साथियों, ये हमारा महाराष्ट्र तो सहकारिता की धरती है। एनडीए सरकार खेती में सहकारिता का दायरा बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र धाराशिव में और वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश भिंड में राहुल गांधी की चुनावी रैली सीधे लेकर चलते हैं। ये मौका हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलता। आप भटकते रहते हो आगे पीछे सड़कों पे। तो अब इंडिया की सरकार दुनिया की पहली सरकार होगी, सुनो, दुनिया की पहली सरकार होगी जो हर ग्रेजुएट को, हर डिप्लोमा होल्डर को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रही है। अप्रेंटिसशिप का मतलब पहली नौकरी पक्की योजना। होगा क्या? सारे ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स को अधिकार मिलेगा। आप सरकार से 1 साल की गारंटी की नौकरी मांग सकते हो। आपको 1 साल की ट्रेनिंग मिलेगी। बेहतरीन कंपनियों में, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में, HAL, BHEL, इंडियन ऑयल, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में, सरकारी ऑफिस में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आपको 1 साल की पक्की नौकरी मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी और 1 लाख रुपया आपका साल का बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। 8,500 रुपए महीने के, 1 लाख रुपए साल के, करोड़ों महिलाओं को मिलेंगे और वही काम करोड़ों बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। और हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेंड वर्कफोर्स, रेडीमेड ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। अब किसान देख रहे हैं मेरी और कह रहे हैं ये क्या कर दिया आपने? 1 लाख रुपए बच्चों को दे दिया, 1 लाख रुपए हमारे घर में मतलब महिलाओं को दे दिया। हमारा क्या होगा? आपका कर्जा माफ होगा। देखिए आगे बढ़ रहे हैं हम। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार है डिंपल यादव, एबीपी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की और इस बातचीत में वो बीजेपी पर बड़ा हमला कर रही हैं। डिंपल यादव कह रही हैं कन्नौज और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की जीत होगी। बीजेपी का 80 की 80 सीट जीतने का दावा झूठा साबित होगा। परिवारवाद का मुद्दा जानबूझकर बीजेपी उठा रही है क्योंकि उसके पास मुद्दे नहीं बचे हैं, ये कहना है डिंपल यादव का। तो देश इस वक्त आम चुनावों में है और तीसरे चरण की दहलीज पर हम खड़े हैं। देश में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है, तो इस बार देश में कई महिला नेत्रियों की भी चर्चा है जो जोरों शोरों से चुनावी मैदान में है। और ऐसी ही एक महिला नेत्री हमारे साथ इस वक्त जो मौजूदा सांसद भी और एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, मैनपुरी से डिंपल यादव जी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है डिंपल जी। हेलो। आपका बहुत चुनावी शेड्यूल बिजी है और उसमें से आपने वक्त निकाला, और शुरुआत में इसी सवाल के साथ करूंगी कि कितनी कॉन्फिडेंट इस बार आप हैं? मैं समझती हूँ ग्राउंड में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जैसे हम लोग संपर्क कर रहे हैं तो बहुत लोग पॉजिटिव हैं और इस बार मैं समझती हूँ बहुत अच्छे मार्जिन से मैनपुरी हम जीतेंगे।
मैनपुरी क्योंकि एक सेफ सीट है, वहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो बाकी जगहों पर जहां जहां आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मामला टफ है क्या? क्योंकि 80 से 80 सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। मैं समझती हूँ ये बात बोलना कि 80 में से 80 सीट जीत रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना झूठ बोल सकती है, और लगातार लोगों के साथ उन्होंने झूठ बोला है। लेकिन अब सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज हैं, और कहीं ना कहीं हमारा जो युवा है वो आक्रोशित है, क्योंकि आज युवाओं के पास रोजगार और नौकरियां बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप भी चुनावी मैदान में हैं और एन मोमेंट पर अब कन्नौज से अखिलेश यादव जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही फाइट इस बार देते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि इस बार थोड़ा बहुत ऊंच नीच या मार्जिन कम हो सकता है? कुछ तो आपका आंकलन। नहीं, मुझे नहीं लगता मार्जिन कम होगा। इस बार मार्जिन बहुत अधिक जाएगा, कन्नौज में भी और मैनपुरी में भी। अच्छा, हम बहुत सारे सोशल मीडिया पर आपकी बेटी आदिति के भी बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, तो आप लोगों के कहने पर या उनका खुद का ये डिसीजन था कि वो चुनाव मैदान में उतरेंगी प्रचार के लिए? मैं समझती हूँ वो खुद का डिसीजन था, और क्योंकि मैं माँ हूँ और जैसे कि आपने कहा मेरी बेटी है आदिति, तो डेफिनेटली वो मेरा सहयोग किसी न किसी रूप में करना चाहती थी, यानी उसका खुद का इनिशिएटिव रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो उनकी रिहर्सल हो रही है और अगली पीढ़ी वही आगे बढ़ाएंगी? आप आजकल की पीढ़ी इतने लाइक फॉरवर्ड है, एंड दे आर सो मच, कितना एक्सपोजर है बच्चों को, तो उनका कोई खुद का थॉट प्रोसेस है, एंड आप अपना थॉट प्रोसेस बच्चों पे आप इम्पोज नहीं कर सकते हो। स्पेशली आई बिलीव इन दिस, एंड इट वाज हर ओन डिसीजन कि वो आई हैं, और अच्छी बात है आई हैं तो ग्राउंड में सीख रही हैं, और क्योंकि सबको लगता है कि राजनीति बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ही इजी है, बट जब आप ग्राउंड में जाएंगे तो आपको सबकी बातें सुननी है, अपना अब समझाना है लोगों को, तो एक अलग तरह का एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस आई थिंक उसको मिल रहा है। अच्छा, एक परिवारवाद का आरोप जो हमेशा समाजवादी पार्टी पर लगा, आप भी कई बार उन आरोपों पर मुखरता से बोल चुकी हैं। हाल ही में आपने परिवारवाद को लेकर जवाब भी दिया। आपको लगता है कि ये एक मुद्दा जो हमेशा रहेगा आप लोगों के लिए, या फिर ये एक है जिसे अब बदलने की जरूरत है समाजवादी पार्टी को? मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवारवाद वाला मुद्दा लेके आई है हर चुनाव में, और मैं समझती हूँ कि लेकिन इस बार क्योंकि लोग जान रहे हैं कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे कहीं ना कहीं उसमें भारी कमी रही है, कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल मीडिया के माध्यम से जो चीजें फैलाती है और जो अपना खुद का प्रचार करती है, और वो भी पूरा प्रचार जो मीडिया के बहाने माध्यम से जो होता है, लेकिन अगर आप ग्राउंड में जाएंगे तो कोई भी बात हकीकत में नहीं आती है, कोई भी बात लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या ये स्टेज से कहते हैं और क्या जमीन पर उतर के आता है। तो मैं समझती हूँ लोग तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी के झूठ और भ्रष्टाचार को हटाने के लिए। मुझे पता है आपको जाना है, मैं बस आखिरी के 2 सवाल आपसे पूछूंगी। एक सवाल मेरा उससे लेकर जिस पर चर्चा हो रही है, मंगलसूत्र, उस पर हालांकि आपकी तरफ से बयान भी दिया गया। लग रहा है आपको कि इस मामले को लेकर भी चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? थोड़ा सा मैं नहीं समझती इस बार कोई असर पड़ने वाला है, क्योंकि 75 साल के जो हमारे भारत का जो इतिहास रहा आजादी के बाद से, कभी इस तरह की बातें किसी भी नेता ने नहीं कही है, और ये अपने आप में ही बहुत ही अपमानजनक बात है देश के लिए कि कोई देश का बड़ा लीडर अगर इस तरह की बातें करता है, तो मुझे लगता है वो पूरी सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाह रहा है। वो आने वाली तो बहुत ही सौम्य अंदाज में बीजेपी पर आक्रामक डिंपल यादव को आप सुन रहे थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से नामांकन कर दिया है। पीयूष गोयल ने एबीपी न्यूज से बातचीत में दावा किया कि राहुल गांधी समझ गए जहां लड़ेंगे वहां उनकी पार्टी को नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी में कुछ बचा नहीं, वो फेक न्यूज, भ्रम, विवादित बातों से प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस हारी हुई बाजी लड़ रही है, लबोलबाब यही पीयूष गोयल की बात है। हमारे साथ पीयूष गोयल जी हैं जिन्होंने अपना नामांकन किया। सर, लोकसभा प्रत्याशी के तौर पे पहला नामांकन, कैसा अनुभव? बहुत ही सुखद अनुभव है। उत्तर मुंबई की जनता ने जो प्यार, जो आशीर्वाद और जो स्वागत किया है उसके लिए मैं सदैव कृतज्ञ रहूंगा। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? यह सबसे ज्यादा वोटों मार्जिन से जीतने वाली सीट है बीजेपी की, लक्ष्य क्या रहेगा? जनता लक्ष्य तय करेगी। हम तो भारी प्रचंड बहुमत से जीते, उसके लिए दिन रात काम कर रहे। मैं पहले दिन से ही, जब मेरा नाम घोषित हुआ अगले दिन ही आ गया था। बड़ी भारी स्वागत हुआ, और मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे मौका दिया है जनता के बीच जाके
जनता के बीच में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी और गांधी परिवार उत्तर प्रदेश से वॉकआउट कर गया, किसी सीट पर नहीं लड़ रहे हैं, क्या ऑफर दे रहे हैं आप? मुझे लगता है राहुल गांधी जी समझ गए हैं कि जहां वो लड़ेंगे वहां पे उनकी पार्टी को और अधिक नुकसान होगा। वैसे तो पार्टी को ज़्यादा रही नहीं है अभी। जिस पार्टी के पास ना नेतृत्व हो, ना नियत हो, ना नेता हो, ना कोई देश के प्रति संवेदना हो, ऐसे लोग देश की राजनीति के लिए नुकसान देते हैं। और आज फेक न्यूज़ के आधार पर वो पूरी राजनीति चला रहे हैं। रोज विवादित बयान देना, लोगों के बीच में भ्रम पैदा करना। आज देश उन बातों से उठ गया है। आज देश को विकास चाहिए। आज देश को एक बहुत ही संवेदनशील नेता जो निर्णायक भी हो, ईमानदार भी हो, जिसके दिल में जनता की धड़कन हो, जनता की सेवा करने की धड़कन हो, और वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। आरक्षण खत्म करने की बात विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि सत्ता में आए तो आरक्षण आप खत्म कर दें। वीडियोस प्रसारित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा आरक्षण अगर खतरे में है तो कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी ने जितना संविधान का अपमान किया शायद ही कोई और सरकार ने किया हो। 50 से अधिक बार तो उन्होंने चुनी हुई सरकारों को निकाल दिया। जिस प्रकार से उन्होंने बाबा साहेब को भंडारा हो या मुंबई हराया, एड़ी चोटी का जोर लगा कि पूरी कांग्रेस पार्टी, गांधी नेहरू परिवार ने हराने का हर प्रयास किया और हराया। बाद में तो पीयूष गोयल को सुन रहे थे आप। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो आप देख रहे थे। हम सभी को इजाजत दीजिए। कल दोपहर 12 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी।